वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उसके कंसर्न में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, डैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। और ये मास्टर कैडेट के सिलेबस में दिया हुआ है, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द केमिकल रिएक्शंस अकर। केमिकल काइनेटिक्स से हमें पूरा पता चल जाता है कि कैसे कोई रिएक्शन चल रही है। अगर हम केमिस्ट्री में देखें, वाई इट्स नेचर, केमिस्ट्री का नेचर क्या है, ये कंसर्न विद है चेंज इन सब्सटेंस विद वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी आर कन्वर्टेड बाय केमिकल रिएक्शन इनटू अदर सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है रिएक्टेंट की, फिर प्रोडक्ट की दूसरी हो जाती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, कंपाउंड अलग बन जाते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो केमिस्ट क्या करता है, फिजिबिलिटी देखता है। फिजिबिलिटी है भी रिएक्शन होती है या नहीं होती है, ईज़ क्या है, कितनी आसानी से हो रही है, डैट इज़ अ फिजिबिलिटी। थर्मोडायनेमिक्स इससे देखती है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, इसको हम फिजिबल कहते हैं। एक्सटेंड टू विच द रिएक्शन प्रोसीड कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, कहाँ तक रिएक्शन जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है। स्पीड ऑफ द रिएक्शन डैट इज़ द टाइम टेकन बाय रिएक्शन रीच द इक्विलिब्रियम। तो ये चीज़ें कोई केमिस्ट स्टडी करता है। अगर हम फिजिबिलिटी भी देखें एंड एक्सटेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा हमें ये देखना पड़ता है रेट एंड फैक्टर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें रेट भी स्टडी करना पड़ता है और ऐसे फैक्टर भी स्टडी करने पड़ते हैं भी रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड हो रही है। जैसे कोई पैरामीटर डिटर्मिन करना है, हो रैपिडली फूड गेट स्पॉइल्ड, खाना ख़राब हो जाता है, कितनी जल्दी होता है। हो टू डिज़ाइन रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग, जब डेंटिस्ट फिल करता है किसी टीथ के जो गैप को, कितना टाइम होता है सेटल होने में, कितना टाइम लगाता है। फॉर व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच द फ्यूल बर्न इन ऑटो इंजन, ऑटोमोबाइल में इंजन में फ्यूल कितने टाइम में जलता है, डीजल पेट्रोल जो है। ऑल द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म, इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो ये सारे सवालों के जवाब इससे मिलते हैं। काइनेटिक्स जो वर्ड है ये काइनेसिस से आया है, जिसका मीनिंग है मूवमेंट। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ हमें फिजिबिलिटी बताती है भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा। केमिकल जो काइनेटिक्स है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। जैसे थर्मोडायनेमिक डाटा इंडिकेट करता है डायमंड जो है कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेफाइट में, बट रियलिटी डैट द कन्वर्जन रेट इज सो स्लो डैट द चेंज इज़ नॉट परसेप्टिबल एट ऑल। तो काफ़ी टाइम लग जाता है हीरे को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने में, तो इसको मानते ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ पीपल क्या थिंक करते हैं दैट इज डायमंड हमेशा डायमंड ही रहता है। काइनेटिक स्टडी नॉट ओनली हेल्प अस टू डिटरमिन द स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट आल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन बाय विच द रिएक्शन रेट कैन बी अल्टर्ड। सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स से हमें रेट नहीं पता चलता है, ऐसे तरीके भी पता चलते हैं जिससे रिएक्शन का रेट कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फैक्टर जैसे कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये सारे इसको अफेक्ट करते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पे देखें, वी आर इंटरेस्टेड इन अकाउंट रिएक्ट और द फॉर्म्ड अमाउंट कितनी रिएक्ट कर रही है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कंजम्पशन क्या है। एट द मॉलिक्यूल लेवल रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग कोलिजन, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इसके अंडर आता है कोलिजन, मॉलिक्यूल एटम एटम कोलाइड करते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो दिस इज़ द बेसिस फॉर द केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट वी हैव द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होता है। सो नेक्स्ट वी हैव द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसका जो रेट है उसके बारे में बात करेंगे। कई रिएक्शंस होते हैं जैसे आयनिक रिएक्शंस हैं, बहुत ही तेज़ी से होते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड अकर इंस्टेंटेनियसली बाय मिक्सिंग द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड द सोडियम क्लोराइड। दोनों सोल्यूशन को जैसे ही मिक्स करते हैं वैसे ही क्रिस्टल बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द रिएक्शन जो काफ़ी स्लो है, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्ट। लोहे को जो जंग लगना ये बहुत धीमा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, बट जो सिल्वर नाइट्रेट वाली क्रिस्टलाइजेशन है वो बड़ी फास्ट है। आल्सो कि ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि मॉडरेटली चलते हैं, जैसे शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च विच प्रोसीड विद मॉडरेट रेट। तो यानी रिएक्शन तीन तरह के होते हैं, बहुत ही तेज़ होंगे, बहुत ही स्लो होंगे
ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा तेज़ होंगे। सो इनको देखने से स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ चेंज इन द पोजीशन और द डिस्टेंस बाय इट्स द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने कोई ऑटोमोबाइल जा रहा है, गाड़ी मोटर जा रही है, तो उसकी अगर आपने स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हो, तो ऐसा उसका एक पैरामीटर होता है। अगर आपने स्पीड किसी रिएक्शन का देखना है तो क्या करोगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। इसमें आपने देखना है भी रिएक्टेंट कितना चेंज होता है, प्रोडक्ट कितना बनता है, यानी रिएक्टेंट कितना कम होता है, प्रोडक्ट कितना बनता है। तो देखिए रिएक्शन आपको दिखाई है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो टाइम जो है T1 एंड T2, T1 में रिएक्टेंट R1 है, प्रोडक्ट P1 है, T2 में रिएक्टेंट R2 है, प्रोडक्ट P2 है। तो इसको अगर आप जस्टिफाई करोगे, इसका टाइम निकालोगे, तो टाइम क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, T2 माइनस T1। उसके बाद आपका जो डिफरेंस है रिएक्टेंट का R2 माइनस R1, प्रोडक्ट का आएगा P2 माइनस P1। जो प्रोडक्ट का आ गया P2 माइनस P1। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये यूज़ किए जाते हैं मोलर कंसंट्रेशन के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन शो कर रहा है। अब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, अब आर की डिसअपीयरेंस आपने निकालनी, तो क्या करोगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो क्या निकालोगे, डेल्टा आर, फाइनल से इनिशियल निकाल दोगे, और माइनस साइन लगाया है, टाइम T2 माइनस T1 डेल्टा टी। तो उसके बाद अपीयरेंस ऑफ द आर, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, इसमें आप इंक्रीज इन कंसंट्रेशन देखोगे, डेल्टा पी, P2 माइनस P1 डेल्टा टी। इसमें प्लस आ रहा है और इसमें माइनस आ रहा है। इसमें माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता है इसलिए इसमें माइनस आता है, और जो आपका प्रोडक्ट है उसमें पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता है। दिस इज़ फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो आपकी ये टर्म्स है, ये इक्वेशंस है, या पिछली इक्वेशंस है, ये देती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन। कंसंट्रेशन देखेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की और टाइम के ऊपर। जैसे आप यहाँ दो देखो ग्राफ्स, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, दो हो गए, एक इंस्टेंटेनियस हो गया, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, फॉल हो रही है, नीचे आ रही है। तो इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ के पीक पे जा रही है। तो यहाँ पे देखिए टाइम T1 है, R1 है, T2 है, R2 है। तो यहाँ आपने टाइम निकाला, इसका आएगा डेल्टा आर, यहाँ आएगा डेल्टा का और डेल्टा टी, R2 माइनस R1, T2 माइनस T1। तो ऐसे ये रेट आपका स्लोप का जो एरिया है ये रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है। ऐसे ही आपने प्रोडक्ट के टर्म्स में देखना है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। उसके बाद है यूनिट्स। यूनिट्स जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के, कंसंट्रेशन इनवर्स आता है, टाइम इनवर्स। जैसे कंसंट्रेशन जो है मोल पर लीटर होती है एंड टाइम जो है सेकंड में होता है, तो इसमें आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर गैसियस रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस को आप किस में लेते हो, पार्शियल प्रेशर में, तो इसमें ATM पर सेकंड इनवर्स आएगा। सो इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल है, देखिए जैसे ये दिया हुआ है ब्यूटाइल क्लोराइड है CH4 C4H9Cl। इसका डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन दी हुई है और उससे कितना यहाँ ये अल्कोहल बन रहा है। टाइम 0, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 700, 800, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ रही है वो भी दी हुई है, कितनी कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो इसमें आपने इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करोगे, और इसका आगे टेबल बनाया हुआ है, ये देख लीजिए टेबल। मोलर कंसंट्रेशन दोनों की, फिर टाइम आ गया और इसका माइनस करके दोनों का, फाइनल से इनिशियल माइनस करके ये आ गया। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो, टेबल बन गया है। एवरेज जो रेट है इसमें फॉल हो रहा है। However, the average rate cannot be used to predict the rate of reaction at particular time। एवरेज जो है पर्टिकुलर टाइम पे रेट नहीं देता,
पर्टिकुलर टाइम जो होता है उसके अपने अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो आप करोगे इसका इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम का रेट होता है रिएक्शन का। इसमें डेल्टा टी चेंज इन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेते हो, बहुत ही कम टाइम होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अगर आपने निकालना है तो वो डेल्टा टी जो है आपका इंस्टेंटेनियस आएगा। तो इसमें डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी आ गया, डेल्टा पी डेल्टा टी आ गया। तो इसमें देखिए ब्यूटाइल जो है क्लोराइड की कंसंट्रेशन और इधर टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन डाउन आ रही है। इंस्टेंटेनियसली आपने 600 सेकेंड देख लिए, इस पर आपने निकालना है तो ये आपका इस तरीके से जा जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस फ्रैक्शन आपने ऐसे यूज़ करना होता है। तो ऐसे ही आपने देखिए स्लोप से 600 सेकंड का जो आपने निकाला है, इसका टेंजेंट देखिए, इसमें 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। .04 से कम है, 0.04 से कम है यहाँ पे। और इसमें जो टाइम है 600 में इसके सेंटर में आ जाएगी ये वैल्यू, और 800 में वैल्यू आपकी इससे कम आ रही है। तो दोनों का डिफरेंस आपने निकालना है। तो 800 माइनस 400, 800 पे कंसंट्रेशन इतनी आ रही है, 400 पे इतनी आ रही है। तो ऐसे आप माइनस करके कैलकुलेशन करके निकाल पाओगे। तो पर्टिकुलर जैसे आपने 250, 350, 450 पे करना है तो इसमें आप ग्राफ से कर लोगे। तो इसको आगे और पार्शली डिवाइड कर सकते हैं, इसको जो ग्राफ के ऊपर है, जैसे 0.2 है, इतने 0.3 जहाँ 0.25, 0.3, 0.35 ऐसे छोटी छोटी डिवीज़न में लेके इसको कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे एक रिएक्शन दी है मर्करी आयोडाइड और क्लोरीन से मर्करी क्लोराइड बन रहे हैं, यहाँ स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, यहाँ सेम है एटम दोनों साइड। तो रिएक्शन ऐसे आती है। रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट इज सेम एट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों साइड सेम चल रहे हैं। फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ सच रिएक्शन, जहाँ स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है सेम है, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट इज़ डिवाइडेड बाय देयर प्रोस्पेक्टिव कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट जो होते हैं उसके साथ, सिंस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI जो है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड ट्वाइस है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ये ट्वाइस है, इससे आगे 2 आ गया, ये इससे हाफ आर है। सो इसमें आपने क्या करना है, 1/2 से डिवाइड कर देना है इसको। जब 1/2 से डिवाइड कर दोगे यहाँ इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसका रेट आपने डिसअपेयरेंस का रखना डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो इससे इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, इसका आपने अगर निकालना है तो यहाँ 5 दिया है, जहाँ 0 है इसको 1/5 कर देना है, ठीक है। इसको ऐसे आएगा, इसे 1/6 कर देना है, 1/3 कर देना है, 1/3 कर देना है। तो ऐसे आप इसको डिवाइड जब कर देते हो इसके स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को तो यूनिटी में आ जाता है। बेसिक आपने दोनों साइड इसको सेम रखना होता है। आगे होता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रिएक्शन का रेट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर में डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसी टेम्परेचर के ऊपर एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकता है। और द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन, उसको रेट लॉ कहते हैं, और इसको रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन का भी नाम देते हैं। रेट एक्सप्रेशन या रेट कांस्टेंट अगर आपने निकालना है तो कैसे निकालोगे, सपोज करिए ये एक इमेजिनरी रिएक्शन है, प्रोडक्ट बन रहा है CD, रिएक्टेंट है AB, इसके स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं A, B, C, D चारों के। तो रेट एक्सप्रेशन कैसे करोगे, रेट एक्सप्रेशन के लिए आप रेट प्रोपोर्शनल टू AB, इसके कोएफिशिएंट्स ऊपर आ गए, AB जो है मे नॉट बी इक्वल टू द स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं है तो इसको ऐसे आपने लिख लिया। दिस इज़ द फॉर्म जो इक्वेशन की है B फॉर्म, इट इज़ द रेट इक्वेशंस। ये ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशंस ये बनती है। जो यहाँ K है इट इज़ द रेट कांस्टेंट,
जो इक्वेशन 4 बन गई है इन विच रिलेट्स द रेट रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेशन, ठीक है, रेट लॉ ऑफ रेट एक्सप्रेशन। ये रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन है। तो रेट लॉ इज़ द एक्सप्रेशन इन विच द रेट इज़ गिवन इन टर्म ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन, रेट मोलर कंसनट्रेशन में आता है, एंड रिएक्टेंट विद देयर टर्म रेज टू द सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टिकोमेट्री कोफिशिएंट। जो रिएक्टेंट को जब आप पावर से रेज करते हो तो बस स्टिकोमेट्री कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। और एक्टिंग स्पीसीज इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे ये दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनना है। तो वी कैन मेजर द रेट ऑफ द रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन अदर बाय कीपिंग द कंसनट्रेशन ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट एंड चेंजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट और बाय चेंजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्शन। तो इसमें आप कंसनट्रेशन चेंज से कैसे इसको प्रिडिक्ट करते हो, ये ऐसे इनिशियल कंसनट्रेशन, यहाँ ग्राफ टेबल डाटा दिया हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसनट्रेशन दी हुई है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन दी है और यहाँ कंसनट्रेशन दी है। तो इससे क्या पता चलता है, व्हेन द कंसनट्रेशन नाइट्रोजन ऑक्साइड की डबल है एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज़ कीप कांस्टेंट, देन द इनिशियल रेट इंक्रीज बाय फैक्टर 4 फ्रॉम द 0.096 to 0.384. This indicate that the rate depend on the square of the concentration of nitrogen oxide. तो यहाँ आपने क्या करना है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कांस्टेंट रख दी है, तो इसको देखिए तो इससे डबल हो जाता है। जैसे 0.30 पे रखा तो ये 0.3 है, ये इसका डबल से ज़्यादा भी चला गया इसका पॉइंट, इसका इससे बढ़ गया। तो यानी जब आपने टेम्परेचर यानी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन चेंज नहीं करनी, जब आप नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसनट्रेशन चेंज करते हो तो दो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डबल, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, गेटिंग रेट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फर्स्ट पावर, हैंस द रेट इक्वेशन जो है ऐसे बन जाएगा। यानी चाहे इसको आप कांस्टेंट रखो चाहे इसको, उसके रिस्पेक्टिव जो है रेट डबल हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाता है, NO² O2 डबल कर रहे हैं इसके कंपैरेटिवली, यहाँ 2 का फैक्टर इसके साथ आ गया। तो रेज पावर का मीनिंग होता है उसको कितना डबल या सिंगल करता है, या इसको इसके एनालॉग भी मान सकते हो स्टिकोमेट्री फैक्टर के, बट XCO/Y है, ये ज़रूरी नहीं है स्टिकोमेट्री कोफिशिएंट के इक्वल आएंगे। तो द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन जो है इसको निकालना है dR/dt KNO(O2). तो इसको देखो, इस इक्वेशन को इसको डाटा से ड्राइव किया है। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंसनट्रेशन टर्म आर द सेम एज द स्टिकोमेट्री कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन, दोनों में बराबर हैं। अगर आप इन रिएक्शंस को देखो CaCl3 CCl4 HCl, तो इसमें क्या जाएगा, Cl2 जो है इसका 1/2 हो जाएगा। 1/2 क्यों हो जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इसको बैलेंस कर दिया। तो इसके लिए वाटर की पावर 0 आ गई क्योंकि यहाँ कुछ नहीं आएगा, इसके साथ 1 आ गया। सो इस रिएक्शन से क्या पता चलता है, यानी ये कंसनट्रेशन टर्म है जो स्टिकोमेट्री के बराबर नहीं है। तो ये मान लेना है, ज़रूरी नहीं होता कि स्टिकोमेट्री जो कोफिशिएंट है उसके बराबर आ जाए, आपके रेट के जो एक्सप्रेशंस हैं उससे बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता जो कंसनट्रेशन टर्म है। सो रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्ट बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस इक्वेशन और थ्योरेटिकली बट कैन बी डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली। इक्वेशन से नहीं किया जा सकता, इसको एक्सपेरिमेंटली करना ज़रूरी है टेबुलेटेड फॉर्म में। ये सिर्फ इसका इमेजिनरी डाटा देता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करना है, ये रिएक्शन दी है जहाँ X एंड Y जो हैं सेंसिटिव हैं, हो सेंसिटिव द रेट इज़ टू द चेंज इन द कंसनट्रेशन। कैसे होता है, सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट X एंड Y गिव द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेयर X एंड Y रिप्रेजेंट द ऑर्डर कोरस्पॉन्ड टू रिएक्टेंट A एंड B। सो पावर जो इसकी कंसनट्रेशन की है उसका जो सम कर लेते हैं उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग लेते हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2, 3 भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट द मोलर कंसनट्रेशन। जब किसी रिएक्शन का रेट कंसनट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानते हैं। सो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नेवर गिव्स द ट्रू पिक्चर अबाउट हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस सिंस रेयरली ए रिएक्शन गेट कंप्लीटेड इन वन स्टेप। कोई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सिर्फ एक स्टेप में हो जाएं। द
द रिएक्शन टेकिंग इन वन स्टेप उसको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, जो सिर्फ एक स्टेप में हो जाए उस रिएक्शन को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हेन द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन दैट इज़ द मैकेनिज्म गिव अस द प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड कम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होगी इसको कम्प्लेक्स कहेंगे, जो एक में हो जाती है इसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। सो दीज मे बी कॉन्स्टिट्यूटिव रिएक्शंस, कॉन्स्टिट्यूटिव भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पास थ्रू द सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप। तो जैसे ऑक्सीडेशन इथेन की करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड वाटर काफ़ी सीरीज से स्टेप होता है, इन विच अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड फॉर्म होते हैं। रिवर्स रिएक्शन एंड द साइड रिएक्शन नाइट्रेशन ऑफ फिनोल जिल्ड ऑर्थो एंड पैरा, तो ये एक से ज़्यादा स्टेप में चल रही है। तो जैसे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इस रिएक्शन से देखिए, तो जो x एंड y इक्वल टू n लेके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से चलोगे, तो इसका रेट कांस्टेंट निकालना है तो रेट को डिवाइड कर दोगे मोलर कंसंट्रेशन के हिसाब से, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। सो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है रेट कांस्टेंट के यूनिट कैसे बनेंगे, ऑर्डर 0 1 2 3 मोलर कंसंट्रेशन, इस हिसाब से देखिए कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर सेकेंड टाइम और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो इसमें n आपने देखना है, n यहाँ 0 है, जहाँ 0 आ जाएगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। 1 के लिए इससे ये डिवाइड हो जाएगा दोनों सेकेंड इनवर्स, इसके लिए एक पावर लेस हो जाएगी जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है दोनों का यूनिट सेम है, ये आप देखिए। तो ऐसे इस फार्मूला में पुट करके रिएक्शन के आप यूनिट निकाल सकते हो। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी होता है द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज एटम आयन और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। कितने जो रिएक्टेंट स्पीसीज के मोल्स हैं या टर्म्स हैं वो कंबाइन कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। सो रिएक्शन कैन बी यूनिमोलर व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन्वॉल्व्ड द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट। जैसे अगर एक ही स्पीसीज एक ही रिएक्टेंट काम कर रहा है इसको यूनिमोलर कहेंगे, ज़्यादा हो रहा है तो बाईमोलर कहेंगे। जैसे ये है अमोनियम नाइट्रेट से नाइट्रोजन एंड वाटर बन रहे हैं। बाईमोलर रिएक्शन होते हैं जिसमें कोलिजन होती है दो स्पीसीज़ में, जैसे डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, दो के बीच में डिसोसिएशन हो रही है। ट्राईमोलर में होता है जहाँ इंस्टेंटेनियसली कोलिजन होगी तीन में, जहाँ तीनों में कोलिजन हो रही है NO एंड ऑक्सीजन के साथ। प्रोबेबिलिटी डैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल कैन कोलाइड एंड रिएक्ट वेरी स्लोली, रिएक्शन स्लो होगी। हैंस द रिएक्शन विद द मॉलिक्यूलैरिटी 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड। 3 से ज़्यादा या 3 मॉलिक्यूलैरिटी वाली रिएक्शन स्लो होती है, तो मॉलिक्यूलैरिटी बढ़ने से रिएक्शन स्लो हो जाती है। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से आपको पता चल जाता है, तो 3 मॉलिक्यूल्स इन द स्टिक्योमेट्री इक्वेशन मस्ट बी टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। जैसे ये है इसमें 3 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, सो इस रिएक्शन को काफ़ी स्टेप में होना पड़ता है। तो अपारेंटली सेम टू बी 10th ऑर्डर, जो 10 ऑर्डर वाली अपारेंट रिएक्शन है एक्चुअली इज़ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर सेकंड है। दिस शो डैट द दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप। किस स्टेप में होगी, विच स्टेप कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, किस रिएक्शन का रेट, इस रिएक्शन का कौन सा स्टेप है जो रिएक्शन कंट्रोल करता है। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड गिव थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालोगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द चांस टू विन रिले रेस, जैसे रिले रेस कॉम्पिटिशन है टीम के ऊपर डिपेंड करता है। स्लोएस्ट पर्सन इन द टीम, सबसे स्लो पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। सो जो रिएक्शन बहुत स्लो स्टेप में कवर होता है, जो स्लो स्टेप है उसके ऊपर चलता है, इसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इट इज़ कैटलाइज्ड बाय आयोडीन इन द अल्कलाइन मीडियम। तो ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडीन आयन से वाटर बन रहा है। सो रेट इक्वेशन जो है यहाँ बन गई ये। सो रिएक्शन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आयोडीन जो बोथ रिस्पेक्ट्स में दिया हुआ है तो ऐसे बन रहा है। सो यस द रिएक्शन टेक प्लेस 2 स्टेप। वाटर बन गया HIO नेगेटिव, फिर HIO नेगेटिव,
फिर इससे करेगा। बोथ या जो स्टेप हैं वो बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। सो IO नेगेटिव जो है तो इस इज़ द इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बट डो नॉट इन ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन, सिर्फ ओवरऑल इक्वेशंस में काम नहीं करता। फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो इज़ द रेट डिटर्मिंग, पहला स्टेप जो है स्लो है, रेट डिटर्मिंग है। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल डिटर्मिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, IO नेगेटिव, ये इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो ये स्लो बनता है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेप जो है स्लो स्टेप है, इसको रेट डिटर्मिंग कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो एंड ओवरऑल फ्रैक्शन बट मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है ये आपका जीरो भी हो सकता है, मोलिकुलरिटी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑर्डर इज़ एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कम्प्लेक्स रिएक्शन, बट जो मोलिकुलरिटी है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर काम करती है। ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का आ सकता है। फॉर द कम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द गिवन रिएक्शन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप द सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये भी आपने दिमाग में रखने हैं क्लूज़, इससे आपको हेल्प हो जाएगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में क्या है, ये डिफरेंट है फॉर द रिएक्शंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर की डिफरेंट इंटीग्रेट इक्वेशन होती है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शन टू द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जीरो पावर के ऊपर आ गया। फॉर एनी क्वांटिटी रेज द पावर जीरो यूनिटी, यहाँ 1 से आ गया तो KdT, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करिए। मेरे 1 इज़ द कांस्टेंट फॉर द इंटीग्रेशन, T इज़ द जीरो, R नोट जो इनिशियल है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन द इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन करने से आपका क्या आ गया, R इक्वल टू माइनस KT प्लस R नोट। सो कंपेयरिंग द 4.6 इक्वेशन से द स्ट्रेट लाइन, ये बन जाएगा लाइन की इक्वेशन mx प्लस c से R के अगेंस्ट प्लॉट करिए तो स्ट्रेट लाइन बनती है विद द स्लोप माइनस k एंड इंटरसेप्ट जो है इक्वल टू माइनस R नोट। जो आपकी स्लोप है ये आपकी k के इक्वल आ गई, जो इंटरसेप्ट जो आपका आ रहा है ये R नोट के इक्वल आ रहा है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो k आएगा R नोट माइनस R अपॉन T। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ऑलरेडी अनकॉमन बट दे अकर अंडर द स्पेशल कंडीशन, सम एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन एंड द रिएक्शन विच अकर ऑन द मेटल सरफेस। ये कुछ एग्जांपल है जीरो ऑर्डर की, यहाँ नोट कर लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस अमोनिया ऑन द हॉट प्लैटिनम, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए ऐसे आप निकालते हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैसे निकालोगे, इसमें पावर 1 लेके चलोगे तो माइनस dr/dt इक्वल टू KR के इक्वल आ गया, KdT, तो यहाँ इक्वल टू 1 आ गया। इट इज़ अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू जो है इजीली डिटर्मिन हो सकती है। A 1 के इक्वल आ गया, यहाँ फिर log R नोट आ जाएगा, फिर रीअरेंज कर दोगे R अपॉन R नोट KT, के आ गया 1/T इक्वल टू R नोट RT, T1 टाइम जो पुट किया तो log 1, फिर log 2 से हिसाब से R2 की में आ गया, तो वैल्यू पुट कर दिया log R1 अपॉन R2 इक्वल टू K T2 माइनस T1, तो K आ गया 1/T2 माइनस T1 log 1 log 2। तो ये इक्वेशंस ऐसे बन जाती हैं, तो इसको एक्सपोनेंशियल पावर में लेके चलोगे। तो बाई mx के हिसाब से इसको स्लोप में कन्वर्ट कर दिया जो पीछे किया था, इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दिया 2.03, इसको डिवाइड करके ये बन गया। तो इसको जब आप लोड करोगे k अपॉन 2.303 के हिसाब से आएगा। तो इसमें एग्जांपल है, जैसा इथीन है उसकी हाइड्रोजनेशन है, ये आपकी फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऐसे आप इसको लिखोगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। तो ये अपने एक्सप्रेशन याद कर लेने, इट इज़ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू एंड इट इज़ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका आप बनाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो ये स्लोप जो है k अपॉन 2.303 के हिसाब से आएगी, तो जाकर इंटरसेप्ट है log R नोट अपॉन R आएगा, तो इससे चेंज हो जाएगा।
डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। ये एक पर्टिकुलर एक गैसियस रिएक्शन मान ली इन्होंने, जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, गैस ए, गैस बी, फिर गैस सी बन रही है। इसमें इनिशियल प्रेशर ले लिए, एक आप P1 है एंड PT टोटल, जैसे प्रेशर बन गया PT टोटल आ गया, PA PB PC पार्शियल प्रेशर ऐड कर दिए, PA PB PC जो पार्शियल प्रेशर ABC के हिसाब किया गया, X जो है एटमॉस्फेरिक जो उसके हिसाब से पावर्स हैं इसकी। तो इसमें जब पुट कर लोगे तो इस कन्वर्शन में आ जाएगा। तो गैसियस फॉर्म के लिए आप ऐसे निकालोगे, PT मोल फ्रैक्शन के हिसाब से आ गया P1 माइनस x, तो PT आ गया P1 माइनस x प्लस x P1 प्लस x, ऐसे आ गया, x आ गया P1 माइनस PT माइनस PI, PT टोटल है, PI इनिशियल है। तो ऐसे आप इसको निकालोगे। यानी गैसेस के लिए एक्सप्रेशन ये है, इट इज़ फॉर द सॉलिड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट जो मैंने पीछे किया है। तो ऐसे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ होता है टाइम इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है 1/2 हो जाती है। यानी कितने टाइम में जो रिएक्टेंट है आधा ख़त्म होकर प्रोडक्ट बना देता है। जैसे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर करिए, इसमें T/2 कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। तो रेट T/2 से हिसाब से T/2 पुट कर दिया, R0 2K आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसमें पुट कर दिया। तो अब जो इक्वेशंस है T/2 के हिसाब से आ गई। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ log/2 करने से ये कट गया, तो log2 आ जाता है। log2 की वैल्यू ये होती है, इसको डिवाइड करके 0.693 बन जाता है। तो T½ जो है ये आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। सो इट कैन बी सीन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज़ द कांस्टेंट फॉर it is independent of the initial concentration of reactant. Half life of the first order reaction is equation is readily calculated from the rate constant and vice versa. For the zero order reaction R0, the first order reaction T/2 independent of R0। यानी जीरो ऑर्डर के ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा हाफ लाइफ, जो दूसरा है वो इंडिपेंडेंट होगा हाफ लाइफ से, क्योंकि यहाँ ये टर्म R0 नहीं आ रही फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ जो जीरो ऑर्डर के लिए R0 आ रही है। ये आपने याद रख लेना है। तो इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशंस दिए हैं जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, ये मैंने आपको करवा दी है अभी। तो इसको प्लॉट करके ऐसे इसकी यूनिट्स भी निकाल सकते हो, ये हमने पहले कर लिया है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर देखने में लगती हैं बट होती नहीं है। कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंस इन विच वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। एक जब रिएक्टेंट ज़्यादा होगा एक कम होगा। ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ द इथाइल एसीटेट एंड 10 मोल ऑफ वाटर ज़्यादा है, इथाइल एसीटेट कम है। द अमाउंट ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट एट द बिगिनिंग T0 एंड कंप्लीशन T। तो ऐसे आता है, तो T0 में ये आ गया, T में ये आ गया। द कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। पानी की कंसनट्रेशन के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट इसकी कंसनट्रेशन चेंज हो रही है। सो यहाँ आ गया इसके हिसाब से, इनको कंसनट्रेशन के हिसाब से मान लिया। तो इन टर्म ऑफ वाटर इसको कांस्टेंट रख लिया, तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। सो द रिएक्शन बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर सीडो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर देखने में लगती है क्योंकि इसकी पावर 1 बन रही है, बट इसकी पावर 1 नहीं है। इन्वर्जन ऑफ द शुगर केन टू द अनदर सीडो, जो शुगर केन की शुगर है उसका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होना, ये भी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसको थोड़ा जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे वाटर की कंसनट्रेशन है इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी ये बन गई, इन टर्म ऑफ वाटर टेकन एज कांस्टेंट, पानी को कांस्टेंट ले लिया, इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब देखिए ये देखने में क्या लग रही है, फर्स्ट ऑर्डर लग रही है, बट नहीं है, क्योंकि इसमें मच अफेक्टेड
जो कंसनट्रेशन है ये रिएक्टेंट की है, इसको इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये C2 है। उसके बाद आ गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक्सेलरेटेड हो जाती हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को जब टाइम टेकन फॉर द हाफ ऑफ द रीजनल अमाउंट ऑफ मटेरियल डिकम्पोज इन 12 मिनट 50 डिग्री, 5 आवर लेगा 25 सेंटीमीटर, 10 दिन लेगा 0 डिग्री। तो टेम्परेचर कर रहा है 0 डिग्री पे आधा ख़त्म होने में लिए 10 दिन लगाएगा, 25 डिग्री में 5 घंटे लगाएगा, 12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये 50 डिग्री पे। तो टेम्परेचर का काफ़ी रोल है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन जो रिएक्शन का रेट है एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से डबल हो जाता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द रीनियस इक्वेशन। रीनियस की इक्वेशन के ऊपर इसको दिया जा सकता है। रीनियस का इक्वेशन है KAE/EART एक्सपोनेंट। ए जो है रीनियस फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। एंड कांस्टेंट स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर रिएक्शन जो कांस्टेंट रहता है। R गैस कांस्टेंट है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे ये रिएक्शन है हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। रीनियस इक्वेशन में रिएक्शन कैन बी टेक प्लेस ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ए मॉलिक्यूल आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म द अनस्टेबल इंटीमेट। 1 मोल जब कोलाइड करेंगे तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। इट एग्जिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम एंड ब्रेक डाउन टू द हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये कंबाइन हो रहा है, जो इंटरमीडिएट बनना तो हाइड्रोजन आयोडाइड ऐसे बन गया। जो आपकी एनर्जी है जो रिएक्शन करवाने के लिए चाहती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इससे एक्टिवेशन कम्प्लेक्स बन जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द प्रोफाइल ऑफ द एनर्जी चेंज व्हेन द रिएक्टेंट जो है चेंज इनटू प्रोडक्ट। सम एनर्जी इज रिलीज व्हेन द कम्प्लेक्स डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट। सो द फाइनल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब चेंज होता है तो उसकी एंथैल्पी चेंज हो जाती है। All the molecule in the reactant species do not have the same kinetic energy, since it is difficult to predict the behavior of any molecule in the precision. So बोल्टमान जो क्लार्क थे उन्होंने predict किया था behavior of large number of molecule. According to them, the distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction NE upon NT with the kinetic energy E versus the kinetic energy. NE is the number of molecule and E एनर्जी, NT द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। द पीक ऑफ कर्व जो मोस्ट प्रोबेबल कनेटिक एनर्जी देती है। तो कनेटिक एनर्जी जो है और द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो है इसको मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कहेंगे। सो देयर आर द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद द हायर और लोअर देन द वैल्यू। सो व्हेन द टेम्परेचर रेज द मैक्सिमम जो कर्व है मूव करती है हायर वैल्यू के ऊपर एंड द कर्व ब्रॉडन आउट स्प्रेड द राइट सच देयर इज़ द ग्रेटर proportion of the molecule with the high energy. So the area under the curve can be constant since the total probability must be 1 at all time. So we can mark the position EA on the Maxwell-Boltzmann distribution. मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। So increasing the temperature the substance increase करने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, कोलाइड बढ़ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट द कर्व जो है T+10 एरिया शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड गेट डबल लीडिंग टू द डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रीनियस इक्वेशन है, इसके प्रोपोर्शन लिया था K वर्सेस 1/T, तो स्ट्रेट लाइन आती है। सो इट इज़ फाउंड दैट फ्रॉम द रीनियस इक्वेशन दैट द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विल रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये देखिए रिएक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी है, ए पोजीशन पे बी, ए में ये रिएक्टेंट है, बी में प्रोडक्ट है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक कम्प्लेक्स की एनर्जी है। अब इतनी एनर्जी चाहिए तभी मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, मिनिमम एनर्जी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग द एनर्जी अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल, ये बोल्टमान की इक्वेशन है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की है, इसको मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं एनर्जी। सो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, K+10 यहाँ बढ़ गई
दिस एरिया शो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट द टी टाइम पे ऊपर। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखिए कम हो रही है, तो दिस एरिया शो द फ्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल विद द रिएक्शन T+10। 10 के साथ से टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ भी देखिए 1/T और E/R से प्लॉट किया जो स्ट्रेट लाइन में जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंस। सो जो स्लोप है E/R एंड इंटरटेप log A ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें K1 इसके हिसाब से आएगा, टेम्परेचर 2 से ऐसे आएगा। सो K1 and K2 द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T1T के हिसाब से। सो K2 - K1 कर दिया, ऐसे आ जाएगा। तो log K2/K1 EA 2.303 R T2 - T1 T2 इंटू T1। ये अपने याद रख लेना, ये न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। उसके बाद है कैटलिस्ट का इफ़ेक्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट मैंने पहले बताया था, कैटलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है जिसके ऊपर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं और साथ में ये एक्टिवेशन एनर्जी भी कम कर देते हैं। तो ये देखिए कैटलिस्ट रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट रिएक्शन जो हो रही है ये विदाउट कैटलिस्ट। यहाँ देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, यह एक्टिवेशन एनर्जी कम है। सो कैटलिस्ट का काम भी सेम है टेम्परेचर से। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, इट कैटलाइज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट इज़ आल्सो फाउंड दैट द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द क्लीबियम। क्लीबियम नहीं चेंज करेगा रिएक्शन का। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द क्लीबियम फास्ट, जल्दी से क्लीबियम आता है इससे। तो डैट इज़ द कैटलिस्ट द फॉरवर्ड एज वेल द बैकवर्ड रिएक्शन सेम एक्सटेंट दैट द क्लीबियम स्टेट रिमेन सेम। उसके बाद है कोलिजन थ्योरी। जो आपकी कोलिजन थ्योरी है केमिकल रिएक्शन की, जो रीनियस इक्वेशन अभी आपको करवाई है, ये अंडर वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस के ऊपर काम करती है। जो कोलिजन थ्योरी है इसको मैक्स ट्रेट्स एंड विलियम लेविस ने दिया था 1618 में। प्रोवाइड द ग्रेटर इंसाइट इनटू द एनर्जेटिक एंड मैकेनिज्म एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। इट इज़ बेस्ड ऑन किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर एंड द रिएक्शन इज पोस्टुलेट टू डू कवर द मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। उसको रिएक्टेंट को स्फीयर में माना है, उसमें कोलिजन होती है। द नंबर ऑफ द कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, जो इसको कहते हैं कोलिजन फ्रिक्वेंसी Z। तो इसके हिसाब से इसको ले लिया। ZAV जो है कोलिजन फ्रिक्वेंसी है A एंड B रिएक्टेंट की। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन जो ये हमें देती है, वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फेयरली एक्यूरेटली फॉर द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द एटॉमिक स्पीसीज और सैंपल मॉलिक्यूल बट फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन सिग्निफिकेंस डेरिवेटिव आर ऑब्जर्व्ड। सो द रीज़न कुड बी डैट द ऑल द कोलिजन डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें सारी कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाती। द कोलिजन इन विच द मॉलिक्यूल कोलाइड विद द सिग्निफिकेंट किनेटिक एनर्जी, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन कराते हैं, फिर इससे प्रोडक्ट बनता है, उसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। यानी जिस कोलिजन की किनेटिक एनर्जी अप्रोप्रिएट होती है वो ही रिएक्शन करवाती है। सो ये डायग्राम दे रहा है हैविंग प्रॉपर एंड इनप्रॉपर ओरिएंटेशन का। ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये प्रोडक्ट बना देगा। यानी साथ में हेल्डिंग इंटरमीडिएट स्पीसीज़ की बननी चाहिए। जैसे मिथेनॉल फ्रॉम द ब्रोमोइथेन जो रिएक्शन आपको दी हुई है, डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जहाँ शो किया। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाए फिर यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, फिर रिएक्शन होती है। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। इससे आपको रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन समझने में हेल्प हुई होगी। रोल ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट समझने में हेल्प हुई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया होगा। और बाकी के यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और वी हैव स्टार्टेड आवर टेस्ट सीरीज़ फॉर द केमिस्ट्री आल्सो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन ज्वाइन in rupees 1500 I have told earlier। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए फॉर द न्यू वंडरफुल वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।